हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीट किया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी बनाना हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग कुछ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे को सीखते हैं। तो पुट द हेडिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने क्या किया था कि सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था और सेम करंट पास कराया था डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। तो डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट हुए थे। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में m1 अमाउंट डिपॉजिट हुआ, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में m2 अमाउंट डिपॉजिट हुआ, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में m3 अमाउंट डिपॉजिट हुआ। जबकि सेपरेटली हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम करंट पास कराते हैं, यानी C एम्पियर की करंट t सेकेंड तक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास कराते हैं। तो डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, m1 m2 इस तरह हम लोगों ने देखा था। और उसमें रिलेशन ये आया था कि जो अमाउंट डिपॉजिट होता है कैथोड पे वह उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सब्सटेंस का जो एटॉमिक वेट है डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96,500 कूलम से भी उसको डिवाइड करते हैं, तो वो उसके निकल जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ाने के मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जो सेकेंड लॉ है इसमें फैराडे ने कहा कि यदि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को एक सीरीज में रखा जाए, इस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उन्होंने लिया और कहा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एक सीरीज में रखिए और उन सभी में आप इलेक्ट्रोड लगाइए और उसे एक सीरीज में आप जोड़ दीजिए और उसे सीरीज में जोड़कर उससे सेम करंट सभी से होकर के पास कराइए। यहाँ पर ये माइनस होंगे, ये प्लस होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एनोड हो गया आपका और ये फाइनली ये कैथोड हो गया। फिर ये एनोड हो गए, इसके लिए ये कैथोड हो गए, कैथोड एनोड और ये कैथोड और ये एनोड। मान लेते हैं ये किसी दूसरे ए और ये 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये मान लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए, इसको मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बी, इसको मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सी। और इनसे जब सीरीज में जोड़ दिया जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को और इससे सेम करंट पास कराया जाता है, मान लेते हैं इसे भी C एम्पियर का करंट t सेकेंड तक पास कराए, C एम्पियर अप टू t सेकेंड आपने पास कराया। तो यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर m1 हुआ, यहाँ m2 हुआ और यहाँ क्या था m3 था। जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इन सभी को अलग अलग रखा गया था और इससे सेम करंट पास कराया गया था। तो देखा गया था कि वहां भी डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट होता है लेकिन वहां mz के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब मान लेते हैं इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है उसका केमिकल इक्विवेलेंट, उसका इक्विवेलेंट वेट E हो, ठीक है। मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट E1 है, इसको मान लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है वो E3। तो देखा फैराडे ने कि जब यहाँ भी अमाउंट डिफरेंट डिपॉजिट हो रहा, लेकिन ये जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा वह अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी उन्होंने कहा m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 and m3 is directly proportional to E3। जबकि इनको जब सेपरेट कर दिया गया था और सेम करंट पास करा गया था तो m1 would be directly proportional, m1 was directly proportional to z1 और यहाँ था m2 z2 के, m3 z3 के था।
लेकिन यहाँ पर अब ये कैसे हो गई, इसी हम लोग निकाल सकते हैं m1/m2 इक्वल टू E1/E2। देयरफॉर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को मिक्स कर दीजिए। तो देयरफॉर यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m1/m2 इक्वल टू E1/E2 एंड इक्वल टू Z1/Z2। ये रिलेशन हमारा निकला ऐसा, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है, और वह केमिकल इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट वेट के जो होते हैं वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जेड यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ऐसा। तो ये थे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे हम लोगों ने सीखा, और इसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ हमने पीछे वाले लेक्चर में सीखा, और इस लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कंप्लीट हो। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस में सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे पर बेस्ड है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और दोनों को आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, यानी उसको सीरीज में जोड़ दिया गया। तो बताइए सीरीज में कहाँ जोड़ा गया था, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में, ठीक है, जोड़ दिया गया। और सभी से 2.5 एम्पियर की करंट पास कराई गई, लेकिन कितने टाइम तक कराई गई, कितने सेकंड तक कराई गई वो पता नहीं है, यहाँ गिवन नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करनी है। और तो 2.5 एम्पियर की करंट उन्होंने पास कराया, लेकिन कितने सेकंड तक पास कराया वो भूल गए, वो नोट करना। लेकिन देखा कि उसमें जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है वह सिल्वर का 1.078 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। तो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट पास कराया गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ, 1.078 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुए हैं। अब सॉल्यूशन किसके किसके, सिल्वर नाइट्रेट की है और कॉपर सल्फेट के। तो यहाँ डिपॉजिट हुआ कॉपर सिल्वर, तो यहाँ सिल्वर की नाइट्रेट की लेते हैं हम लोग। तो सिल्वर नाइट्रेट में आप देखेंगे AgNO3, तो ये जब इलेक्ट्रोड इसको करंट पास कराएंगे तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। मैं केवल इस पर अब कंसीडर करता हूँ कि हाँ मैं सिल्वर से ही कम है। तो अब देखिए आप ये Ag प्लस है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 एटम डिपॉजिट होंगे। तो बताइए तो इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की जरूरत होगी, बताइए 1 फैराडे। तो 1 मोल सिल्वर के लिए देखिए, फॉर 1 मोल ऑफ सिल्वर, फॉर 1 मोल, ठीक है, 1 मोल किसके, सिल्वर के, और 1 मोल सिल्वर का इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 108 या 107.8, यहाँ दिया हुआ इसका 1 मोल यानी 107.8 इक्वेशंस में गिवन है, इतने ग्राम है 1 मोल। तो इतने मोल डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे थे, 1 फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल की जरूरत होगी, राइट। हाँ, अब आप यहाँ देखिए 1 मोल यानी 107.8 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 96,500 कूलम की जरूरत है आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेकिन ये तो हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया, लेकिन ये क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपने जो करंट पास कराया वो 2.5 एम्पियर का पास कराया, कितने सेकंड तक पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि 2.5 एम्पियर की करंट t सेकंड तक हमने पास कराया, तो इतने ग्राम डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो अब यहाँ पर करंट, अमाउंट ऑफ करंट कितने हो गया, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ट इक्वल टू 2.5 इंटू टी सेकेंड, इतने सेकंड तक पास कराए। अब इतने सेकंड तक पास कराए तो जो अमाउंट डिपॉजिट हो गया वो कितना, 1.078, यहाँ क्या 1078, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर यहाँ से हमने निकाला कि इतने 2.5 टी सेकंड तक हमने पास कराया, ठीक है।
तो इतने इतना हमने पास करा है, तो कितने डिपॉजिट हो गए? इतने हमने, हाँ, हम लोगों ने पास करा है, तो ये बोलता है इतने डिपॉजिट हुआ। कितने डिपॉजिट हो गए? 1.078 इतने ग्राम डिपॉजिट। ठीक है, और हमें निकालना है, और ये यहाँ से इतने पास कराए तो इतने डिपॉजिट हुए, राइट। अब देखिए यहाँ पे, और हमें इतने डिपॉजिट होंगे तो कितने कुलम पास कराएंगे? 96,500 कुलम डिपॉजिट होंगे। तो ठीक है, तो अब हम लोग ये निकालते हैं कि इतने डिपॉजिट करने में कितने पास कराने होंगे। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। देयरफॉर चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कितने? 1.078 ग्राम, ठीक है, ऑफ सिल्वर इक्वल टू हमें कितने यहाँ पर कैरेट को पास कराने होंगे, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि 96,500 के लिए कितने आप कितने इतने पास कराएंगे तो डिपॉजिट कितने होंगे। देखिए डेसिमल कहाँ यहाँ पर है। अब डेसिमल को आप कहाँ ले जा रहे हैं? इधर लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो जितने लेफ्ट साइड ले जाएंगे उतने ही 10 से इसमें आपको मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है, तब आप ला सकते हैं। तो जितने से 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं एक बात ये बताता हूँ कि 107.8 ग्राम है, हमें डिपॉजिट कितने करने? इतने, ठीक है। इतने डिपॉजिट करने के लिए कितने कैरेट पास कराने होंगे, यही ना। तो देखिए इतने के लिए इतने, तो एक ग्राम के लिए 96,500 गुलाम डिवाइडेड बाय 107.8, इतने डिपॉजिट करने के लिए 1.078, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ से नीचे में 1 1 2 3, यहाँ ऊपर में 10, ये दोनों खत्म कर दीजिए। एक से एक चला गया, 1 2 1 2 चला गया, कितना हो गया? 965 कुलम पर मोल, इतने कुलम चार्ज आपको पास कराने होंगे। 965 कुलम चार्ज की जरूरत होगी आपको। अब ये 965 कुलम चार्ज की जरूरत होगी किसके लिए? कितने कि ये कितने डिपॉजिट करने के लिए? इतने डिपॉजिट करने के लिए आप क्वेश्चन से हम लोग निकाले, इतने डिपॉजिट करने के लिए कितने चाहिए? 2.5 सेकेंड। ये इतने टाइम लगेंगे, इतने टाइम में इतने डिपॉजिट होंगे, तो ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2.5 t इक्वल टू 965, ठीक है। और यहाँ से t इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 965 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू 9650 बाई 25। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर जाएंगे तो आपके आएंगे 386 सेकेंड। जैसे देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए 9650, इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 36 आ जाएंगे कितने, मैं लिख देता हूँ आपको, 386 सेकेंड आएंगे, इतने सेकेंड। अब इतने सेकेंड, ठीक है, और 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, यानी ये आ जाएंगे 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट 26 सेकेंड, 6 मिनट 26 सेकेंड, इतने टाइम तक आपको पास कराना होगा। समझ में आ रही बात? तो इतने सेकेंड तक आप पास कराएंगे, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, ओके। इस तरह से ये आपने कैलकुलेट कर लीजिए, क्लियर, कि कितना टाइम लगेगा उतने डिपॉजिट होने में। तो इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पे आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस।
इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है और रेसिस्टेंस क्या है, इसे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टेंस या कंडक्टेंस क्या होती है। इसके लिए हम लोग किसी एक सब्सटेंस की वायर पर कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं एक सब्सटेंस है, उसकी हमने वायर ले रखी है। इसकी लेंथ L सेंटीमीटर है, इस वायर की लेंथ L सेंटीमीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A या कुछ भी मान सकते हैं। हमने लेंथ मान लिया L सेंटीमीटर है। ये जो वायर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बने होते हैं। और आपको पता है कि जो सब्सटेंस होते हैं सॉलिड में, पार्टिकल्स केवल अपने फिक्स्ड पोजीशंस के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशंस के अलोंग वाइब्रेट करते होंगे, सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते होंगे। अब थोड़ा सा सोचिए, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ से इस थ्रू द वायर फ्लो करना चाहता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी सब्सटेंस से होकर के जितने ग्रेटर एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो सकती है और होती है, उसे ही उस सब्सटेंस की कंडक्टेंस कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज को कंडक्टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी यदि किसी सब्सटेंस से होकर के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ग्रेटर एक्सटेंट में होता है, तो ऐसा कहते हैं उस सब्सटेंस की कंडक्टिंग नेचर बहुत ही अधिक है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो को ये जो एटम्स है इस सब्सटेंस में जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, वो इसको रेसिस्ट करते हैं। तो इस सब्सटेंस में जिस इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है, उसे रोक रहा है, तो इस किसी सब्सटेंस की इसी प्रॉपर्टीज को जो कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो को होने नहीं देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, उस सब्सटेंस की उसी प्रॉपर्टीज को रेसिस्टेंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस जितनी ही ज्यादा होगी, उसकी कंडक्टिंग नेचर उतने ही कम होंगे, क्योंकि उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतने ही स्मॉलर एक्सटेंट में होगा जितना कि ग्रेटर एक्सटेंट में रेसिस्टिंग पावर होगा। यानी किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टेंस उसके कंडक्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। यदि किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिंग नेचर कम होगी, और यदि रेसिस्टेंस जितना भी कम है उसकी कंडक्टिंग नेचर उतना ही ज्यादा होगी। यानी रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों में देखा जाए तो बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यदि कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट किया जाए और रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इससे ये रिजल्ट निकला, देयरफॉर C इक्वल टू 1/R। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी अपोजिट है। एक ज्यादा होंगे तो एक कम होंगे। दूसरी बात, अब हम लोग देखते हैं किसी भी सब्सटेंस की जो रेसिस्टेंस है वो वह कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है। तो देखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेसिस्टेंस आर। अब आप थोड़ा सोचिए, इस लेंथ, ये जो वायर है इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा एटम्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करेंगे, यानी लेंथ ऑफ द वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एल। दूसरा, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए तो थोड़ी ज्यादा स्पेस मिलेंगे इसको फ्लो करने के लिए, यानी
इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगी यानी r का वैल्यू कम होगा, यानी r is inversely proportional to 1 by a where a is area of cross section। इसे इक्वेशन 1 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन 2 and 3 से लिख सकते हैं r is directly proportional to l into 1 by a। इक्वेशन 4। अब यहाँ से R को हम लोग हटाएंगे, ठीक है, ये R रेसिस्टेंस था, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, यहाँ से निकल गए। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो R इक्वल टू यहाँ एक नेक्स्ट अलग सा कांस्टेंट यूज करेंगे L इंटू L by A। इक्वेशन 5 वेयर रो, वेयर इसको रो बोलेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड a specific resistance or resistivity। अब ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता क्या है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 if L equal to 1 centimeter means length of the wire be 1 centimeter and area of cross section A is 1 centimeter square, therefore R equal to rho। equation 6 means a specific resistance is the resistance of the wire, wire if the length of the wire be 1 centimeter and their area of cross section be 1 centimeter square means resistance offered by, hence we can say that इससे पता चला therefore resistance offered by wire having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section is called a specific resistance। तो इससे हम लोगों ने यहाँ तक ये सीखा कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को। और यहाँ हमने निकाला कि किसी यदि कोई हमारा वायर है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। वो उसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी वही उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यह होता है। नेक्स्ट अब हम लोग अगली क्लास में आगे सीखते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।